हेलो दोस्तों, हम लोग अभी रिसेंटली अंडमान एंड निकोबार घूमकर आए थे, वो भी एलटीसी पर। जो लोग एलटीसी पर अंडमान निकोबार घूमना जाना चाहते हैं, उन लोगों के लिए वीडियो आज बहुत ही यूजफुल होने वाली है, क्योंकि आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि एलटीसी पर आप अंडमान निकोबार कैसे जाएं, बिना एलटीसी के भी कैसे जाएं, कौन से होटल बुक करवाएं, कहाँ रहें, क्या घूमें, क्या देखें, सब कुछ बताऊंगी। और अंडमान घूमना वर्थ है या नहीं है ये भी बताऊंगी। तो चलिए शुरू करते हैं अंडमान निकोबार की यात्रा। तो हम लोगों ने दोस्तों एलटीसी ली थी। तो एलटीसी में आपको पता है ग्रुप बी और सी कैटेगरी के लोगों के लिए जो होता है वो पहले ट्रेन का किराया मिलता है एंड देन उसके बाद फ्लाइट का किराया मिलता है। आप लोग अगर ग्रुप ए से नीचे हैं तो सबसे पहले आपको ट्रेन लेनी है एंड ट्रेन के बाद आपको फ्लाइट लेनी है। अगर आप बिना एलटीसी के जा रहे हैं तो आप डायरेक्ट कहीं से भी आप डायरेक्ट पोर्ट ब्लेयर की फ्लाइट ले सकते हैं। लेकिन एलटीसी लेने वालों को कोलकाता, विशाखापट्टनम और चेन्नई से ही फ्लाइट लेनी है और वहां तक उन्हें ट्रेन से ही जाना है। तो हम लोगों ने ली है यहाँ कोलकाता तक की ट्रेन एंड उसके बाद हमारी कोलकाता से नेक्स्ट डे फ्लाइट है। हम इस ट्रेन में अपने बच्चों के साथ एंजॉय करते हुए जाएंगे कोलकाता। कोलकाता क्यों जाएंगे ये भी मैं आपको भी आगे बताऊंगी कि हमने कोलकाता तक का ही रास्ता क्यों चुना। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी ट्रेन की जर्नी और पहुंचते हैं कोलकाता। तो आ गए हैं दोस्तों हम कोलकाता के रेलवे स्टेशन पर। एक्चुअली मेरा जो भाई है वो कोलकाता में रहता है, आईएएस ऑफिसर है, इसलिए हम लोग कोलकाता आए हैं। हमारी अगले दिन सुबह की फ्लाइट है, अर्ली मॉर्निंग फ्लाइट है, हम रात को यहाँ से निकल जाएंगे। जब तक हमारे पास जो भी टाइम है 7-8 घंटे का वो हम यहाँ पर घूमेंगे। एंड हम घूमने आए हैं कोलकाता में इको पार्क। ये यहाँ का सबसे बड़ा पार्क है, बहुत ही ब्यूटीफुल है, बहुत ही अच्छी। इसमें एक बहुत सुंदर लेक बनी हुई है, बोटिंग भी आप कर सकते हो यहाँ पर, बहुत अच्छा है। अगर आपके पास 7-8 घंटे स्पेयर टाइम है ना तो आप यहाँ पर आप आराम से एंजॉय कर सकते हैं बच्चों के साथ में। ये कोलकाता की एक बहुत ही मशहूर और अच्छी जगह है टाइम पास करने के लिए। इट्स अ मस्ट विजिट अगर आप कोलकाता में आए हैं और अगर आपके पास टाइम है घूमने का तो। अब हमारी नेक्स्ट डे फ्लाइट थी। आप देख सकते हैं हमारे बच्चे सो रहे हैं क्योंकि हमारी सुबह 5:30 बजे की फ्लाइट है, तो हम रात को ही वहां से निकल कर आ गए थे। तो हमारी फ्लाइट का टाइम हो गया है दोस्तों और हम आपको मिलते हैं अब पोर्ट ब्लेयर में सीधा। तो पहुंच गए हैं दोस्तों हम लोग पोर्ट ब्लेयर। अब यहाँ से आप लोग ज़रूरी ज़रूरी बातें मेरी ध्यान से सुनिए। सबसे पहला, जैसे ही आप लोग एयरपोर्ट पर उतरेंगे तो वहाँ पर आपके टैक्सी वाले लाइन लगाकर शुरू हो जाएंगे आपको। लेकिन आपको टैक्सी करनी है गवर्नमेंट वाली, वहाँ पर अंदर पर्चियाँ बनती हैं, वही टैक्सी कीजिए क्योंकि उनके रेट फिक्स है। बाहर जो प्राइवेट टैक्सी करेंगे ना वो आपको लूट लेंगे। अंदर से ही टैक्सी बुक करके जाइए और वो आपको आपके जहाँ भी आपको जाना है, जिस होटल में जाना है वहाँ तक पहुँचा देंगे। आप चाहें तो उनको पूरे दिन के लिए भी कर सकते हैं। हम लोगों ने यहाँ पर रहे हैं एदा होम स्टे में। ये एक घर टाइप का सा कुछ होटल बना रखा है। ये काफ़ी अच्छा था एंड बजट फ्रेंडली भी था। आई थिंक 2000 के अराउंड में इसका प्राइस था। ये हम 31 दिसंबर को गए थे तब इसका प्राइस था। वैसे ये और भी सस्ता मिल सकता है आप लोगों को। इन सारे होटल्स के नाम वगैरह मैं आपको सब कुछ डिस्क्रिप्शन पे नीचे दे दूंगी, जो भी आपको चाहिए सब कुछ मैं डिस्क्रिप्शन में लिख दूंगी। बाकी ये होटल अच्छा था, हमें अच्छा लगा। इसका टॉप व्यू जो था छत का वो भी बहुत अच्छा था एंड शांति थी। और ये दोस्तों इस होटल की छत है और ये छत का व्यू यहाँ से काफ़ी अच्छा था। हमने अपनी न्यू ईयर पार्टी यहीं सेलिब्रेट की थी। खाना मुझे एक्चुअली इस होटल का अच्छा नहीं लगा। हमने जहाँ से मंगवाया था उसका डिस्क्रिप्शन मैं आपको लिंक में दे दूंगी। हमने जोमेटो से मंगवाया था खाना। पोर्ट ब्लेयर में यार ना तो हम सेलुलर जेल घूम पाए ना हम बाराटंग आइलैंड घूम पाए। आप इन दोनों जगह में से जाना चाहते हो तो जा सकते हो। ये पास में ही पार्क था राजीव गांधी वाटर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के, तो हम बच्चों को रात को यहाँ पर लेकर आए। हम बाकी थक गए थे इसलिए कहीं नहीं गए। एंड नेक्स्ट डे अब हम आए हैं राजीव वाटर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में आए हैं। एक्चुअली यहीं पर ही सारे स्पोर्ट्स होते हैं, वाटर स्पोर्ट जो भी हैं, स्नॉर्कलिंग, सी वॉकिंग, स्कूबा डाइविंग, वो यहीं पर ही होते हैं। यहाँ से हम लोग रॉज आइलैंड एंड नॉर्थ बे आइलैंड जाएंगे। एंड एक चीज मैं आपको यहाँ पर क्लियर अभी बता देती हूँ कि जो यहाँ पर जो वो दलाल लोग होते हैं ना वो क्या करते हैं, आपको पहले ही बोलेंगे कि आप लोग यहीं पर टिकट करवा लो, वहां आगे जाके कुछ टिकट नहीं होगी, आपको जो भी वाटर स्पोर्ट्स करने हैं यहीं कर लो, यहीं टिकट करवा लो। वो आपको फोर्स करेंगे, लेकिन वो मत करना। आगे भी आप करवा सकते हो, आपका मन करना कर रहा है कि आपको कुछ करना है तभी टिकट करवाना। जबरदस्ती उनके कहने पर मत करवाना कि नहीं आपको आगे टिकट होगी नहीं यहीं करवा लो। ये चीज का ध्यान रखना। हम लोग फंस गए थे इस चीज में, आप लोग मत फंसना। जो भी वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटी करनी है आई रिकमेंड कि वो हैवलॉक में ही करना। यहाँ पर ज्यादा कुछ अच्छा है भी नहीं करने के लिए। अभी हम जा रहे हैं रॉस आइलैंड एंड हम लोगों ने 1-2 एक्टिविटीज के लिए भी बुक कर दिया है यहाँ पर, जो कि हम नॉर्थ बे आइलैंड में करेंगे। सबसे पहले हम लोग आपको ले चलते हैं रॉस आइलैंड में क्या है देखने के लिए, देखना चाहिए नहीं देखना चाहिए, आप वो सब देखिए।
तो दोस्तों अब हम पहुंच गए हैं रॉस आइलैंड। एक्चुअली इस रॉस आइलैंड में जो पूरा ये दिखाया गया है कि जब ब्रिटिशर्स ने अंडमान को टेक ओवर कर लिया था तो वो किस लग्जरी से जीते थे, वो सब कुछ इस रॉस आइलैंड पे दिखाया गया है। यहाँ पर वो लोग प्रिजनर्स को भी बंद रखते थे एंड यहाँ पर वो पोस्ट ऑफिसेज हैं, चर्च हैं, जब ब्रिटिशर्स अपने टाइम पर रहते थे वो सब कुछ है। तो जिन लोगों को हिस्ट्री से या हिस्ट्री रिलेटेड चीज़ों को बहुत अच्छा लगता है उन लोगों के लिए बहुत अच्छी जगह है घूमने के लिए। बट पर्सनली मेरे को कुछ खास नहीं लगा। बस हम लोग घूम-घाम के आ गए। हमें 1 घंटे का टाइम मिला था यहाँ पर घूमने के लिए। सो अगर आपको पैदल घूमना है तो आप पैदल घूमिए, पैदल नहीं घूमना चाहते हैं तो यहाँ पर कुछ वो रिक्शा टाइप चलते हैं, आप उसमें भी जाकर पूरा घूम सकते हैं। लेकिन हमें फ़ोटो लेनी थी तो इसलिए हम लोग उन पैदल ही घूमे, पूरा देख कर आए कि क्या है, क्या नहीं है। मुझे इतना पसंद नहीं आया, हो सकता है आप लोगों को पसंद आ जाए अगर आपको हिस्ट्री से रिलेटेड चीज़ें पसंद हैं। ये यहाँ का चर्च है, चर्च के बारे में बताया हुआ है, यहाँ पर सब कुछ इसी तरीके से। यहाँ छोटे-छोटे मॉन्यूमेंट्स हैं जो कि अब डिस्ट्रॉय हो चुके हैं। सो 1 घंटे घूमने के बाद दोस्तों हम बोर हो गए। अब हम लोग यहाँ से जाएँगे नॉर्थ बे आइलैंड एंड नॉर्थ बे आइलैंड फिर भी थोड़ा इससे बेटर था रॉस आइलैंड से। तो अब हम वहाँ से आ गए हैं नॉर्थ बे आइलैंड में एंड ये हम लोग 1 जनवरी को आए हुए हैं यहाँ नॉर्थ बे आइलैंड में। सो बहुत ज़्यादा भीड़ नहीं है, यहाँ ज़्यादातर लोग एलटीसी वाले ही हैं जो मुझे दिखे हैं। एंड नॉर्थ बे आइलैंड में वही जगह है जो हमारे नोट में छपा रहता है ना, पीछे का बैकग्राउंड वो ट्री वाला वही बैकग्राउंड है यहाँ पर नॉर्थ बे आइलैंड में। वो फ़ोटोज़ आप यहाँ पर ले सकते हैं। यहाँ पर वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ काफ़ी हो रही थी, लाइक स्कूबा डाइविंग, सी वॉकिंग, स्नॉर्कलिंग। यहाँ पर काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ हो रही थी, लेकिन फिर भी लोग काफ़ी सजेस्ट कर रहे थे कि एक्टिविटीज़ ये सारी हैवलॉक में ज़्यादा बेटर हैं। सो घूमने के लिए या कोई एक्टिविटी करने के लिए ये एक पॉइंट है, यहाँ पर आप लोग कर सकते हैं। हमने यहाँ पर सी वॉकिंग करी थी एंड स्नॉर्कलिंग करी थी, बस 2 ही एक्टिविटी करी थी। स्कूबा डाइविंग हमने हैवलॉक में करी थी। अब हम सीधे जा रहे हैं हैवलॉक। सो हैवलॉक जाने के लिए आपको फेरी पकड़नी पड़ेगी एंड फेरी पकड़ने के लिए यार आपको पहले 1 या डेढ़ घंटे पहले कम से कम आपको पहुंचना पड़ेगा। आपको अपना पास, आधार कार्ड और अपनी टिकट्स हैंडी रखनी है। 2 साल से नीचे के बच्चों की टिकट नहीं है, ये मैं आपको पहले ही बता दूं। गवर्नमेंट फेरी, प्राइवेट फेरी, 2 टाइप की फेरीज होती हैं। हमने करी थी प्राइवेट फेरी। प्राइवेट फेरी का पैसा एलटीसी में नहीं मिलता है, सिर्फ गवर्नमेंट का ही मिलता है। हमने प्राइवेट फेरी सिर्फ इसलिए करी थी क्योंकि गवर्नमेंट फेरी में 3 से 4 घंटे का टाइम लगता है। लोग बताते हैं कि उसमें बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो जाती है, वॉमिटिंग वगैरह ज़्यादा होती हैं। लेकिन प्राइवेट फेरी में भी यार हमारी हालत ख़राब हो गई थी। ये इनकी टिकट जो हमें पड़ी थी वो लगभग 18,000 4 लोगों की पड़ी थी। जो प्राइवेट फेरी थी मक्रूज़, बहुत अच्छी थी। मतलब अंदर का इंटीरियर, साफ़-सफ़ाई, यहाँ की पूरा जो एनवायरनमेंट इन्होंने क्रिएट किया हुआ था, म्यूज़िक व्यूज़िक, वो मुझे बहुत अच्छा लगा। वाक़ई में मतलब वेल मेंटेन्ड था एंड बहुत अच्छा गाने चल रहे थे, बहुत अच्छा सिस्टम था, बहुत अच्छा। सो येस, इसको तो मैं थम्स अप करूँगी कि मक्रूज़ बहुत ही अच्छी फेरी थी। और यार जब शुरू-शुरू में चली तो बड़ा मज़ा आ रहा था, लेकिन सही बताऊँ भाई साहब आधे पौने घंटे बाद हालत ख़राब हो गई। सिर इतना भारी हो गया, लोगों को चक्कर आने शुरू हो गए, वॉमिटिंग आनी शुरू हो गई। हर तो कोई वॉमिटिंग कर रहा था। इतनी ज़्यादा सी वेव्स हाई थी कि यहाँ हालत ख़राब हो जाती है। सो अपने वॉमिटिंग बैग्स रेडी रखना, दवाई ले लेना, ज़्यादा खाकर मत आना अगर आप लोग फेरी में ट्रैवल कर रहे हो, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा हालत ख़राब थी और सबकी हालत ख़राब थी। बहुत लोगों ने वॉमिटिंग करी थी। सो पता नहीं जो गवर्नमेंट फेरी में जा रहे होंगे लोग वो कैसे 3-4 घंटे अपना टाइम पास कर रहे होंगे। प्राइवेट फेरी में हमारी हालत ख़राब हो गई। तो दोस्तों अब हम पहुंच गए हैं हैवलॉक। अच्छा, दूसरी चीज़ अब यहाँ पर आपको ये नोटिस करनी है कि जब आप यहाँ से उतरेंगे तो आपको कैब करनी है, तो यहीं से ही कर लेना। हम लोगों ने कैब करी थी 2,500 रुपये में, जो उसने 3 दिन के 2,500 रुपये लिए थे, जिसमें पिकअप एंड ड्रॉप था होटल से और 3-4 जगह जो थी यहाँ पर घुमाने के लिए वो था। लेकिन अगर आप लोगों को स्कूटी मिलती है तो आई विल रिकमेंड कि आप लोग स्कूटी ले लें। लेकिन यहाँ स्कूटी आसानी से मिलती नहीं है, यहाँ पर ज़्यादातर टैक्सी ही मिलती हैं। सो स्कूटी मिले तो आप ले लेना। हमें लास्ट में मिल गई थी तो हमने स्कूटी ले ली क्योंकि इनके चार्जेस सीरियसली बहुत हाई थे। एंड अब हैवलॉक में पहुंच गए हैं हम अपने आउटबैक रिजॉर्ट में। ये भी मैंने यूट्यूब से किसी की वीडियो देखी थी, उन्होंने रिकमेंड किया था तो हमने भी बुक कर लिया। ओवरऑल ये रिजॉर्ट बहुत अच्छा था, बहुत बढ़िया था, लेकिन इसके कुछ ड्रॉबैक्स थे कि इनका मैनेजमेंट था तो वो अच्छा नहीं था, क्योंकि यहाँ पर मैनेज करने वाली एक ही बंदी थी एंड एक ही यहाँ पर स्टाफ था जो कि होटल भी देख रहा था, रेस्टोरेंट भी देख रहा था, सब कुछ देख रहा था। सो मैनेजमेंट मुझे इतना अच्छा नहीं लगा, लेकिन होटल का व्यू, होटल का एटमॉस्फेयर बहुत अच्छा था।
और एक चीज़ यहाँ की जो बहुत अच्छी थी, बहुत ख़ास थी, जिनके लिए ये फ़ेमस हैं, वो यहाँ का पिज़्ज़ा। यहाँ के पिज़्ज़ा और बर्गर बहुत फ़ेमस है। अगर आप लोग यहाँ ना भी रह रहे हो, तो भी यहाँ का पिज़्ज़ा, बर्गर खाने ज़रूर आना। तो हमारे कैब वाले भैया हमें सबसे पहले लेकर आए काला पत्थर बीच। एंड काला पत्थर बीच आई डोंट लाइक इट, बिकॉज़ यहाँ तो ना तो यहाँ ये बिल्कुल सफाई नहीं है, यहाँ पर बहुत रॉक है, यहाँ पर बहुत सैंड है और बहुत ही गंदा बीच था। सो आई रिकमेंड कि प्लीज़ इस पर आप अपना टाइम वेस्ट ना करें। इस बीच पर घूमने से ना आप यहाँ नहा सकते हो, ना आप एंजॉय कर सकते हो। बहुत ही बेकार बीच था मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से। काला पत्थर बीच में हमने थोड़ा-सा ही टाइम स्पेंड किया और उसके बाद हम आए हैं राधानगर बीच। एंड अगर इस पूरी ट्रिप में मुझे अभी तक जो चीज़ अच्छी लगी वो सिर्फ़ यही बीच लगा, राधानगर बीच। पर यहाँ तक आते-आते इस वीडियो में मेरी फ़ोन की बैटरी डाउन हो गई। मैं इसकी जो खूबसूरती थी इस बीच की ज़्यादा मैं कैप्चर नहीं कर पाई। लेकिन 5 बजे, साढ़े 5 बजे ये लोग बंद कर देते हैं नहाना, लेकिन ये बीच बहुत ही सुंदर बीचों में से था। ये बीच फ़ेमस है अपने सनसेट के लिए, सो सनसेट देखने आप ज़रूर जाएँ, लेकिन साढ़े 5 या 5 बजे करीब यहाँ नहाना बंद कर देते हैं, सो आप उससे पहले जाएँ और इस पूरे व्यू को बहुत एन्जॉय करना है यार। सनसेट बहुत मस्त होता है यहाँ पर, सो ये मस्ट, मस्ट, मस्ट विज़िट और सबसे सुंदर बीच है ये यहाँ पर घूमने के लिए। सो यार कैब में हमें मज़ा नहीं आया, सो हम लोगों ने कैब वापस कर दी और हम लोगों ने स्कूटी बुक कर ली, क्योंकि स्कूटी का एक फ़ायदा है यार, आप कहीं भी लेकर निकल सकते हो किसी भी टाइम पर। लेकिन कैब का एक रिस्ट्रिक्ट टाइम है कि वो 8 बजे से 8 बजे तक, रात के 8 बजे तक ही घुमाते हैं। सो स्कूटी मिल गई हमें इस टाइम पर ₹500 में, क्योंकि पीक सीज़न है। अदरवाइज़ स्कूटी 250 या ₹300 में यहाँ पर मिल जाती है, क्योंकि स्कूटी थोड़ी कम है यहाँ पर। सो स्कूटी ज़रूर लीजिए और पूरा एन्जॉय कीजिए अंडमान को। एंड खाना खाने के लिए कहाँ आना है? इस वाले रेस्टोरेंट पे, शाकाहार रेस्टोरेंट। मतलब सच्ची में हमने बहुत सारे रेस्टोरेंट ट्राई किए, लेकिन ये वाला ना बेस्ट था, बहुत ही अच्छा। वेजिटेरियन वालों के लिए ऑप्शन बता रही हूँ मैं, ये वेजिटेरियन वालों के लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है शाकाहार रेस्टोरेंट। बहुत ही अच्छा खाना था इसका। देखो यार, स्कूटी लेने का फ़ायदा ये होता है कि हम लोगों ने स्कूटी ली और हम लोगों ने ये बीच, ये रिज़ॉर्ट, ये हमने एक्सप्लोर किया। हम लोग हर जगह रुक-रुक कर जा रहे थे कि कौन-सी अच्छी जगह है यहाँ घूमने के लिए। एंड उसके बाद हमें एक रिज़ॉर्ट मिला एंड उसके पीछे ये लुक था, ये पूरा व्यू था, इतना सुंदर, इतना अच्छा, लेस क्राउडेड था यहाँ पर और इतनी अच्छी फ़ोटोज़, वीडियोज़ आप बनाइए आराम से, यहाँ टाइम स्पेंड कीजिए। यहाँ की मिट्टी वगैरह बहुत अच्छी थी। मतलब हमें यहाँ बहुत अच्छा लगा। और ये कोई रिज़ॉर्ट टाइप था, मुझे नाम नहीं पता है अब इसका, और उसके पीछे ये सारा व्यू था। एंड ये सीरियसली बहुत ही अच्छा था। इसलिए कह रही हूँ कि स्कूटी ज़रूर लेना एंड एक्सप्लोर करना चीज़ों को, तो आपको ज़्यादा मज़ा आएगा घूमने में। सो हैवलॉक हमने घूम लिया, हम एलिफेंट बीच जा नहीं पाए, हम राधानगर बीच ही, हमारा 2 दिन हमारा उसी में स्पेंड हो गया था। आप एलिफेंट बीच भी जा सकते हैं, लेकिन हमारे पास टाइम नहीं था, इस वज़ह से हम नहीं जा पाए। अब हम लोग यहाँ पर जा रहे हैं अपना नील आइलैंड पे, सो दोबारा से हम लोग अपनी फेरी हमने बुक करी है, प्राइवेट वाली ही करी है। वही 1 डेढ़ घंटे पहले पहुँचना है आपको एंड उसके बाद आपको जाना है नील आइलैंड। नील आइलैंड जाने में हमें लगा करीबन 1 घंटा एंड हैवलॉक से नील जाने में हमें सीरियसली कोई परेशानी नहीं हुई क्रूज़ में। तो अब आ गए हैं दोस्तों हम लोग अपने कोरल गार्डन रिज़ॉर्ट नील आइलैंड में आ गए हैं। नील आइलैंड एक्चुअली 7 किलोमीटर के अंदर फैला हुआ पूरा आपका आइलैंड है। सो हम लोग अपने फेरी से यहाँ तक सिर्फ पैदल ही आ गए, क्योंकि ये 1 किलोमीटर ही पास में ही था हमारा। एंड यहाँ पर स्कूटियाँ भी बहुत लिमिटेड थी, तो हमें बड़ी मुश्किल से 1 स्कूटी ही मिली थी। सो येस, पैदल-पैदल आप जा सकते हो, 1 डेढ़ किलोमीटर में ही है सब चीज़ें। लेकिन हाँ, थोड़ा कॉस्टली बहुत है यार यहाँ पर। लेकिन ये बहुत रिज़ॉर्ट बहुत अच्छा था, कोरल आइलैंड रिज़ॉर्ट बहुत अच्छा था, इतना अच्छा है इसमें। नाइट में तो मतलब मज़ा ही आ गया। अगर हम यहाँ न्यू ईयर करने यहीं आते तो हमारे यार बहुत अच्छा होता है। यहाँ पर डीजे वीजे बज रहा है रात को, खाना बहुत अच्छा था। आप लोग जब भी होटल बुक करो तो उसमें आप अपने डिनर को इंक्लूड करना, वो ज़्यादा बेस्ट है, क्योंकि आपको यहाँ पर आस-पास होटल्स अच्छे मिलेंगे भी नहीं और ख़ासकर वेजिटेरियन वालों के लिए बहुत प्रॉब्लम होगी। ये मैं आपको सजेशन दे रही हूँ। एंड ये है यहाँ की नाइट लाइफ एंड सीरियसली इतना अच्छा लग रहा था, यहाँ डीजे बज रहा था, लोग डांस कर रहे थे। ये मुझे पर्सनली अभी तक के सारे होटलों में मुझे ये पसंद आया, सारे बीचेस में राधानगर बीच पसंद आया। सो नील आइलैंड में दोस्तों 3-4 चीज़ें हैं घूमने की, भरतपुर बीच, लक्ष्मण बीच, सीतापुर बीच। तो अभी हम लोग आए हैं भरतपुर बीच में, हम लक्ष्मणपुर बीच घूम के आ चुके हैं, वहाँ कुछ खास नहीं था, नहाने का भी कोई ज़्यादा अच्छा नहीं था वहाँ पर। सो अभी हम लोग आए हैं भरतपुर बीच घूमने के लिए। अच्छा, यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, यहाँ पर आप लोग आओ ना तो एक गाइड कर लेना। गाइड लेता है यहाँ पर ₹500। जैसे हमने ये अपने साथ एक गाइड किया हुआ था, तो ये मुझे हमें हर चीज़ बता रहा था, सारे शेल्स के बारे में बता रहा था, सारी फिशेज़ के बारे में बता रहा था।
एंड सी गाइड करने का मैं आपको सिर्फ इसीलिए बोल रही हूँ क्योंकि अगर हम नॉर्मली हम लोग अपने आप घूमते ना तो हम ये जो इन्होंने बारीकी से जो चीज़ें दिखाई हैं ना वो हम नहीं देख पाते। ये हमें अलग अलग जगह पानी में लेकर गए और वहाँ पर हमें नीचे नीमो फिश दिखाई है और हमें स्टार फिश दिखाई हैं, बहुत तरह तरह की फिश दिखाई हैं, उनके बारे में बताया है सब चीज़ें। वो हम अपने आप से शायद नहीं देख पाते, ये हमें बहुत पानी के अंदर ले जाकर इन्होंने हमें चीज़ें दिखाई हैं। इसलिए 500 रुपये इज़ नॉट अ बिग थिंग। आप लोग गाइड कर लें जिससे कि आप हर एक चीज़ अच्छे से देख पाएँ क्योंकि ये लोग ये भी बताते हैं कि कौन से कोरल्स पे पैर रखना है। सो इन गाइड वाले भैया ने हमें करीबन 1 डेढ़ घंटे तक पूरी इन्फॉर्मेशन दी है यहाँ पर हर एक चीज़ की। एंड ये है यहाँ का ब्रिज भरतपुर बीच पे एंड ये काफ़ी सुंदर था एंड इसके पीछे फ़ोटोज़ भी बहुत ही अच्छी आ रही थी और हमें एक्चुअली इन्होंने फ़ीड भी करवाया फ़िशेज़ को जो कि बच्चों को बहुत अच्छा लगा। सो नील आइलैंड यार हम लोग घूम लिए हैं, भरतपुर बीच और लक्ष्मणपुर बीच, सीतापुर बीच, तीनों बीच हमने घूम लिए हैं। स्कूटी हमने ले ली थी तो हम उसी स्कूटी से हमने यहाँ पर पूरा सब कुछ कवर कर लिया है और अब हम वापस जा रहे हैं पोर्ट ब्लेयर अपनी फेरी वेरी लेकर सीधे पोर्ट ब्लेयर में मिलेंगे। हम लोग वापस आ गए यार पोर्ट ब्लेयर में एंड यार यहाँ पर ना अंडमान बहुत कॉस्टली है। अगर आप लोग सोच रहे हैं पर्ल्स वगैरह खरीदने के लिए तो मैं आपको बता दूं पर्ल्स यहाँ पर बहुत लूट है। अगर आपको खरीदना है ना पर्ल्स तो आप एयरपोर्ट से खरीद लीजिए, वहाँ एटलीस्ट आपको सर्टिफाइड एंड ऑथेंटिक चीज़ें मिलेंगी। लोकल मार्केट में से प्लीज़ पर्ल्स वगैरह कुछ भी मत खरीदना, बहुत कॉस्टली है। सो हमारी दोस्तों यात्रा ख़त्म हो चुकी है, अब हम वापस जा रहे हैं एयरपोर्ट। एंड अगर आप मुझसे पूछें कि आपको अंडमान कैसा लगा तो मैं कहूँगी कि मुझे अंडमान इतना अच्छा नहीं लगा जितना अच्छा गोवा है। मतलब मैं 10 बार गोवा जा सकती हूँ लेकिन मैं अंडमान दोबारा नहीं आना चाहूँगी क्योंकि एक तो यहाँ पर नाइट लाइफ इतनी अच्छी नहीं है। यहाँ 8 बजे सब शॉप वगैरह सब बंद हो जाती हैं, 5 बजे यहाँ बीचेस बंद हो जाते हैं, इसलिए आप ज़्यादा कुछ एक्सप्लोर नहीं कर सकते। स्कूटी वगैरह यहाँ बहुत लिमिटेड हैं, आप ज़्यादा बाहर नहीं घूम सकते हो। सिर्फ इसी कारण से मुझे अंडमान इतना ज़्यादा पसंद नहीं आया, ऊपर से कॉस्टली भी काफ़ी ज़्यादा है यहाँ पर चीज़ें। सो वन टाइम विज़िट है मेरे लिए, आप लोग घूम के आइए, आप लोग भी अपना एक्सपीरियंस बताइए कि आपको अंडमान कैसा लगा। हो सकता है शायद मैं ही गलत हूँ। अब हम जाते हैं दिल्ली, अब हम अपने घर पर रहते हैं। और आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा है अंडमान का मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। कुछ भी पूछना हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिए, मैं आपकी पूरी हेल्प करूँगी। कौन सा होटल, कौन सा रेस्टोरेंट, सब कुछ मैं आपको पूरी डिटेल दे दूँगी। कुछ भी अगर आपको वीडियो में अच्छा लगा हो तो लाइक दे देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और इसके बाद हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक हम अपने होम टाउन दिल्ली पहुंच चुके हैं। एंड सी यू, बाय बाय।